अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ना एक गेम खेलना चाह रही हूँ। तो बेनजी, रीमा और मैमल, आप लोग गेम है, खेले हम लोग, रेडी हैं? अच्छा, मैं एक लफ्ज बोलूंगी, आपने उसके तीन ऐसे, आप तीनों ने एक एक लफ्ज ऐसा बोलना है जो उस लफ्ज का मायने देता हो, लेकिन वो लफ्ज हो ना, बल्कि वो थोड़ा सा जरा फ्लावरी सा वर्ड हो, वो उसके गंदे से मायने को छुपा ले। सो बेनजी, तुम पहले बताना। अच्छा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। वेरी गुड। अच्छा चलो मैमल, आपकी बारी। मेटा कॉन्स्टिट्यूशनल। वेरी गुड। मेटा कॉन्स्टिट्यूशनल भी आ गया वह मैदान में। रीमा, तुम्हारी बारी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। आप सही कह रही हैं, रोमांटिसाइज कर रोमांटिसाइज। हाँ, तो बेसिकली इन तीनों लफ्जों का मतलब है गैर कानूनी, लेकिन आप इनको जरा फ्लावरी सा बना के तो आप उनको कहते हैं अच्छा आज हम ये वर्ड डिस्कस कर रहे हैं ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेटा कॉन्स्टिट्यूशनल। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि सदारती निजाम पे आज फिर एक फुलझड़ी छुट्टी हुई थी। तो वैसे हमने सदारती निजाम पे कम बात की औरत कार्ड पे, तो हम इसलिए भी इस टॉपिक को परस्यू करना चाह रहे थे क्योंकि इसके ऊपर अक्सर बात होती रहती है और पावर कॉरिडोर्स में ये बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। वैसे आम आदमी जो है वो ये नहीं डिस्कस करता क्योंकि उसको पता है उसके पास वोट का राइट है, लेकिन बहरहाल। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब हैं, वो सुना है उनके बारे में कि वो बड़े ब्रेनी हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअल कंसिडर किए जाते हैं फौजी सर्कल्स में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने सजेशन ये दी है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको वो बना दिया जाए, उसके अंदर जो है अपोजिशन लीडर को उन्होंने एक कंसेशन जो उन्होंने दिया कि उनको भी कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दो, और वो जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस तरह के सब लोग होंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो होंगे उनको सदर बना दिया जाए। करंट प्राइम मिनिस्टर जो है यानी इमरान खान, उनको सदर बना दिया जाए और ये फिर अब मुल्क चलाए। उसके अंदर वैसे उन्होंने टू बी फेयर और भी बहुत सी बातें की हैं, और रीमा आप उनकी कुछ बातों से एग्री भी कर रही थी। अच्छा, ये ना हमारे मुल्क का एक बहुत अरसे से ये डिबेट चल रही है। मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत के दौरान है। आप आज़ादी के बाद का टाइम उठा लें, उसके तब से ये चल रही है कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क होगा, पाकिस्तान में किस तरह की आइडियोलॉजी होगी, क्या पाकिस्तान एक नेशन है या बहुत सी नेशंस इकट्ठे होके एक मुल्क बनाती हैं। तो उसमें एक बहुत जो शुरू से रहा है, बल्कि कुछ लोग तो ये आर्ग्यू करते हैं कि कॉलोनियल दौर से रहा है एक आइडिया, वो ये कि जो बड़े सगीर है ये अनगवर्नेबल है। यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, लोग इतने मुख्तलिफ हैं कि आप उनको एक आइडेंटिटी नहीं दे सकते, इसलिए ये अनगवर्नेबल है। और सिर्फ एक तरह इसको गवर्न किया जा सकता है, वो है स्ट्रॉन्ग मैन के जरिए, कि आप या चाहे वो एक शख्स हो या कुछ अफराद हो, उनकी स्ट्रॉन्ग मैन हुकूमत हो जो सबको बस ताकत की जोर से साथ रखे। डंडे के और जोर उन्होंने पे। अपने आर्टिकल डंडे की जोर पे, तो उन्होंने अपने आर्टिकल में भी ये कहा है कि देखिए चारों सूबे जो हैं वो इतने फर्क हैं, आर्मी ने उन्हें जोड़ के रखा है, वरना तो जो है मुल्क उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उन्होंने बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल दिया है। तो इससे मैं तो ये कहने का मकसद ये है कि बहुत अरसे से ये बहुत इनग्रेन्ड है हमारे कॉरिडोर्स ऑफ पावर में ये आर्ग्यूमेंट, और ये इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये बातें। क्योंकि बात है कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, करप्शन इतनी ज्यादा है, आप लोगों को तो नहीं दे सकते वोट या अपने हुक्मरान चुनने का हक, क्योंकि वो गलत फैसले करेंगे, क्योंकि सब इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और हर कोई जो है वो माफिया से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात ये है कि अगर आपने मिलिट्री को और ताकत देनी है, आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे कि मिलिट्री का क्या रोल रहा है, क्या वो इन सब चीजों से बालातर है, वो कभी आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे। फिर आप ये नहीं देखेंगे, आपने जो सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं कि ये लोग किस तरह उसको हल करेंगे। आपके मुल्क में रहे हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, उन्होंने क्या ये सब मसाइल जो हैं उनको हल कर दिया? क्या उनके वक्त में करप्शन खत्म हो गई, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, इकोनॉमी जो है उसने बहुत अच्छा किया? ऐसा तो बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक मसला है। मैं अग्री किस चीज से करती हूँ, छोटा सा पॉइंट है, उसके अंदर भी आधी एग्रीमेंट है कि हमारे मुल्क में जिस तरह मजहब को इस्तेमाल किया जाता है और मजहब के नाम पे आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकते हो, और शुरू से हमने ऐसा ही देखा है इस मुल्क में। उसमें मसला क्या है कि आप
खुद से जिम्मेदारी नहीं लेते कि ऐसा क्यों है, किसने मजहब के नाम पे इस तरह की सियासत को इनकरेज किया इस हद तक कि वो पूरी रियासत को मफलूज करके रखते। इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम मौलवीज को इस तरह डिमोनाइज करते हैं तो हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। और आखिरी एक छोटी सी बात कि देखिए, हमारे मुल्क में दो, मेरा ख्याल है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक कि हम क्या एक सेक्युलर रियासत है या हम एक मजहबी रियासत है। उसमें मेरा मानना है कि हम जो हैं सेक्युलर राइट्स रिस्पेक्टिंग प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी बन सकते हैं, जिसमें मजहब को और सियासत को अलग अलग रखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजहबी पार्टीज को ही खत्म करते। एक डेमोक्रेसी में आपको हर राय का एहतराम करना होता है और लोग इलेक्ट करते हैं कि उन्होंने किसकी तरफ जाना है। तो ये जो एक थिंकिंग है ना, ये मुशर्रफ टाइप इनलाइटेंड मॉडरेशन की, कि आप डंडे की जोर पे इन पार्टीज को, मजहब को, जिसको आपने ही प्रोपेगेट किया, उसको इतना ताकतवर बनाया, अब आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। मेरा इससे इख्तलाफ है, इवन दो मेरी इस तरह से रियासत और मजहब को डीलिंक करने का मुझे भी लगता है होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत मसाइल हैं इस आर्टिकल में, लेकिन इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक फर्द की बात नहीं है। ये हम देखते हैं कि ये बहुत इंट्रेंच्ड व्यू है कि पाकिस्तान को सिर्फ इस तरह का ही एक हाइब्रिड निजाम जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मेटा कॉन्स्टिट्यूशनल हाइब्रिड निजाम, वही बचा सकता है। सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रा भूल गई। अच्छा अच्छा, मेरे लिए तो नताशा, जब मैं ये पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही बातें हैं जो हमने जितनी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है उनमें हर वक्त सुनी है। इसमें जरा अच्छी खूबसूरत अंग्रेजी में लिखी गई है, अच्छी जरा थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है, उसको डिवाइड किया गया है ताकि हमारे लिए आसानी हो पढ़ने में। लेकिन बातें तो वही है। तारिक खान साहब लिख रहे हैं, अच्छा उनकी हेडलाइन क्या है? उनकी हेडलाइन है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हुक्मरानी होनी चाहिए, और फिर वो सवाल पूछते हैं कि क्या मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए या नहीं, और फिर वो खुद ही इस आर्टिकल में उसका जवाब दे देते हैं कि हाँ यही होना चाहिए। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, और उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपके चीफ जस्टिस हो, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आपके वजीर आजम हो जो शायद फिर सदर बन जाएंगे, और आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, और सारे मुल्क के फैसले जो है वो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करे। अच्छा, इसके वो दलाइल क्या पेश करते हैं इसमें कि ये निजाम क्यों होना चाहिए? एक तो वो कहते हैं कि हुकूमत में और रियासत में बहुत फर्क है, और वो कहते हैं कि जो रियासत है वो सही रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की, और जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो सिर्फ मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। मुझे बड़ी अजीब सी ये बात लगी, क्योंकि आपकी जो रियासत है वो कंप्राइज करती है एलीट, आपकी जुडिशरी, आपकी फौज, आपकी ब्यूरोक्रेसी। आपकी जो हुकूमत होती है वो नुमाइंदगी करती है आपकी गरीब आवाम की, आपकी मिडिल क्लास की। तो ये जो उन्होंने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि रियासत हुकूमत से कैसे बेहतर है, और वैसे भी हुकूमत जो है वो रियासत का हिस्सा ही होती है। एक और उन्होंने बात की जो बड़ी अहम थी, वो उन्होंने कहा कि देखें, हुकूमत को, कोई भी हुकूमत हो, उसको फौज की हर वक्त जरूरत पड़ती है। कोई भी काम हो, कोई भी छोटा सा काम हो, फौज की उसको जरूरत पड़ती है। तो क्यों नहीं हम फौज को स्टेट अफेयर्स में एक आईनी रोल दे देते हैं, एक आईनी किरदार दे देते हैं, उनका रोल एक किस्म का कोडिफाई कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, या तो मुझे मुल्क की जो तारीख है वो भूल गई है, या फिर तारिक खान साहब को मुल्क की तारीख भूल गई है, क्योंकि इसी किस्म का कुछ निजाम हमारे मुल्क में चलता आ रहा है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम से भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हाइब्रिड निजाम से भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। और आपको बल्कि नताशा याद होगा कि एक पिटिशन भी गई थी पिछले साल या उससे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने भी यही बात की थी कि एक सदारती निजाम होना चाहिए मुल्क में, उससे सब कुछ हल हो जाएगा, जैसे एक जादू की छड़ी है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और वहां पे भी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए वो यही थे कि हमारे मुल्क में तो सदारती निजाम हो चुका है, हम इससे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, और इसने हमें कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया। बल्कि उस सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे उन्होंने कहा कि रेफरेंडम भी हुआ यूथ के दौर में कि सदारती निजाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या हमें कोई फायदा हुआ? या तो आप हमें ये गारंटी दें कि इससे पूरे मुल्क को फायदा होगा, और मुल्क की जो सिमत है, जो मुल्क का जो निजाम है वो बेहतर हो जाएगा, तो चले फिर ठीक है। जिसकी वजह से वो पिटिशन जो है वो डिसमिस हो गई।
तो इस आर्टिकल को भी मेरे ख्याल से आज के लिए जरा डिसमिस कर दें या और जरा बात करें। देखिए, एक तो खैर मुझे ये बात नहीं समझ आती कि मेरे ख्याल में जो भी सदारती निजाम की बात करता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो भी इस चीज को प्रमोट करता है, वो शायद ना ये समझ रहे हैं कि वो शायद सदारती निजाम जो असल में दुनिया में भी जो सदारती निजाम होते हैं ना, उसको नहीं समझ, क्योंकि उसके अंदर भी बड़े सिस्टम्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। वो शायद समझते हैं कि सदारती निजाम का मतलब है एक ऑल पावरफुल इंडिविजुअल आ जाएगा जो डिक्टेटर्स की तरह वो अकेला सारी डिसीजन लेगा और उसके चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते, एंड देन ही कैन डू ऑल दीज थिंग्स जो वो समझते हैं कि शायद जमहूरियत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर नहीं हो सकता। सबसे पहले तो खैर ये भी गलत बात है, क्योंकि जो अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर ले, पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर ले, बाकी भी जो चीजों की बात कर ले, वो सब के सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर बिल्कुल होते हैं, हुए भी हैं। मसला वो एक तो खैर उन्होंने री राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की, तो री राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इतना आसान काम नहीं होता। हमने देखा था 18वीं तरमीम के अंदर जब बहुत सारी ऐसी चीजें अंडू करनी पड़ी थी जो डिक्टेटर्स के जमाने में हुई थी, तो उसके एक साथ एक कंसेंसस बनाया गया, टाइम लगा उसके लिए, एक जो है वो मेजोरिटी की भी जरूरत होती है। अच्छा, असल मसला क्या है? असल मसला ये हर जो चीज है, कोई भी चीज अगर इनको लगता है कि नहीं चल रही, जैसा नताशा ने शुरू के अंदर एक बात की कि अगर एक सिस्टम नहीं चल रहा तो उसका जो है ना, उसका ब्लेम डाल दिया जाता है जमहूरियत पे। हालांकि जमहूरियत का कोई वो है कसूर नहीं है। यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं देने, लीडरशिप को मैन्युफैक्चर करना है, यहाँ पर लोगों का जो वोट है उसको वो इख्तियार ही नहीं देना कि दे कैन वोट आउट समबडी, और फिर ये कहना है कि नहीं ये लीडरशिप जो है ये करप्ट है। जो जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए मैं वो कह रही हूँ कि लीडरशिप करप्ट है, ऑब्लिगेटेड है या कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये 3 अल्फाज जो है इस आर्टिकल के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं। देखिए, बात ऐसी नहीं होती कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप को आप चलने दें। एक जमहूरियत, एक इलेक्शन का जो सिस्टम होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, कि अगर हम चारों की आपस में लड़ाई है और हमें लगता है कि नहीं मैं ज्यादा बेहतर रूलर हूँ, रीमा को लगता है नहीं वो है, नताशा को लगता है वो, बेनजीर को लगता है वो, चारों इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है जिसमें लोग हमें वोट देंगे और वो कहेंगे नहीं तुम बेहतर हो, इससे बेहतर हो, और फिर चुप करके हम वो रिजल्ट मान लेंगे क्योंकि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर वो वाली चीज होने नहीं देनी, सिस्टम चलने नहीं देना, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहना है, और एंड पे कहना है जी जमहूरियत बुरी है, या ये कहना है अवाम को क्या पता। देखिए, अवाम को बिल्कुल पता होता है। ये तो मुझे ये वाली चीज भी अच्छी नहीं लगती जो बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि जी अवाम जिसको शऊर नहीं। मेरे ख्याल में अवाम में बहुत शऊर है, अवाम को सही गलत का पता है, और अवाम ही को फैसला करने दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये फैसले अवाम को ही इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, एक रीमा ने मैं बात छोटी सी चीज मैंने ऐड एक रीमा ने बात की, वो मेरे ख्याल से मैं दोहराना चाहूंगी कि इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, सारे इदारों की आपने बात करी, लेकिन एक जो इदारा जिससे आप एफिलिएटेड थे उस इदारे की आपने बात नहीं की कि उधर किस किस्म के रिफॉर्म्स और किस किस्म की तब्दीली की जरूरत है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, सबसे एक तो इकोनॉमी पे इन्होंने एक मॉडल वो भी दिया है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। ये भी हम अक्सर सुनते हैं इस तरह की, कोई प्रोटेक्शन ना हो, कोई वेलफेयर की बात नहीं, बस फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये भी इसी तरह का एक नैरेटिव का हिस्सा होता है। दूसरी चीज, अब ये होगा किस तरह, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमें बताया है कि पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, फिर एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मेटा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निजाम होगा जो हमारा, जिसको हम सही अल्फाज में कह देते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक निजाम होगा जिसमें ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फैसले करेगी, और फिर कभी चल के कोई रेफरेंडम होगा जिससे शायद हम मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला सकें। तो उनकी जो ये पूरी तजवीज है उसकी फाउंडेशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरा ख्याल है हमें ये भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं है कि आप इस तरह का निजाम लाएंगे अनलेस आपकी अभी जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी से इस तरह के निजाम को एक्सेप्ट करे, जो मुझे नहीं लगता है होगा। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट्री जमहूरियत का निजाम, वो हमारे आइन के सेलिएंट फीचर्स का हिस्सा है। तो
लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, ये जो पूरी तजवीज है ये गैर आईनी है। अच्छा, मुझे इसमें ना सबसे जो फनी बात लगी थी, फिर हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, वो मुझे ये लगी थी कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि यही वाले जो प्राइम मिनिस्टर ना ये सदर बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन तो जाए। अच्छा उसमें ये बात है क्योंकि मुझे हो रहा था कि ये जो बेचारी ऑपोजिशन है ना, जो समझ रही है कि अभी ये लव अफेयर जो था ना एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान से, ये भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा खट्टा फीका सा हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें कहीं भी देयर इज अ ग्लेयरिंग लैक, बड़ा ही वाजिया नजर आता है, या नजर आता है कि वो चीज नहीं डाली गई थी बीच में, वो ये है कि कहीं भी अपने अंदर झांक के सोचा नहीं गया कि ये जो हाइब्रिड निजाम हम लेके आए हैं, जो इतनी बुरी तरह फेल हो गया, जो लोग सड़कों पे बिलक रहे हैं, वो हाइब्रिड निजाम बहुत बुरी तरह, मतलब कंप्लीट फेलियर, अटर फेलियर, एवरी पॉसिबल वे, हर तरीके से कोई पॉइंट नहीं याद आता, दिमाग में आता जिससे लगे कि ये कामयाब हुआ। अच्छा, तो उस बजाय ये कि आप बैठ के इस पे रिफ्लेक्ट करो कि ये नहीं चला तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसको वो काउंटर करने के लिए एक मजीद हाइब्रिड का हाइब्रिड ला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे ये लगी थी कि ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद तो एटलीस्ट, हाँ, अच्छा मुझे होता है कि रिटायरमेंट के बाद तो आपको टाइम मिलता होगा कि आप आम लोगों से कांटेक्ट में रहें, मिलें, चलें, आप सर्व करें, तब नहीं टाइम मिलता, वाकई इनकी बड़ी सख्त ड्यूटीज होती हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो आप आम लोगों से, आप कभी अपने सब्जी वाले से जरा बात करें, ठीक है, और आप उससे जरा पूछें कि क्या उसको नहीं पता उसके क्या मसाइल हैं, और क्यों आपको लगता है कि उसके मसाइल का हल वो खुद नहीं जानता, कि नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज या जमाते इस्लामी या मौलाना फजल रहमान उसके मसाइल सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या दूध वाले से नहीं मिल रहे, आप किसी दुकान में नहीं जाते, दुकान वाले से नहीं मिल रहे, तो मुझे तो ये रहता कि कितने डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम रियलिटी। अच्छा, एक और चीज, वही जो रीमा ने बात की लास्ट में रखा, नताशा, आपकी ये पूरी तनकीद ये सुप्रा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल है। पूरी सुप्रा, देखिए आपने नताशा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात मत करें, आप जब आईनी बात करती है तो फिर मेरे ख्याल में उन्हें समझ नहीं आएगी, आप गैर आईनी बात। हाँ, ये मैं गलत कर रही हूँ, आईनी बात ही गलत है। अच्छा, अगर मैं इसको विशफुल थिंकिंग, भाई आप ये जो लव जिस गेम से हमने शुरू किया था, तो बेसिकली आप कीचड़ को गीली मिट्टी कह लें, आप कीचड़ को रेशमी मिट्टी कह लें, आप कीचड़ को फिसलन कह लें, रहती है, हाँ, मड मास्क, वो रहती कीचड़ी है, तो आप सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें, आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें, आप मेटा कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें, आप जो भी कह लें, आपकी तजवीज गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस मुल्क के आइन के बिल्कुल खिलाफ और बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो आइंदा जब भी आप कोई चीज इस तरह की पढ़ें तो आप प्लीज याद रखिएगा कि ये जो मफहूम होते हैं ना, 3-4 लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एक गलत आइडिया को, एक गलत थॉट को कवर करने दी। हमारा जो आइन है, जो इस तरह की अगर चीज एग्जीक्यूट करे उसको कहते हैं गद्दार, हाई ट्रीजन। हम बहुत तरह से आर्टिकल 6 है, लेकिन उसकी ट्रू मायने जो है वो ये है। हाँ, तो अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। सॉरी, बीच में मैं खांसते हुए साइड पे डिपार्ट कर गई थी, स्मॉग बहुत कम है तो फिर तनी क्यों खांसी। अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल और कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट कर दें। नई वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कार्ड।